अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसटीसीटी के बारे में, यानी स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे ये टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस टेस्ट की स्कोरिंग कैसे की जाती है। इस टेस्ट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के हर पार्ट को गौर से सुनिएगा। इस टेस्ट के ऑथर का नाम रिचर्ड एल स्लोसन था, जिन्होंने स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट 1963 में बनाया था और स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट 1967 में बनाया। इन टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों के अंदर मौजूद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, डेवलपमेंटल डिलेज़ और कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ को जानते हैं और ये एक क्विक स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एसटीसीटी के पर्पस का। इस टेस्ट के ज़रिए हम ब्रेन डिसफंक्शन और परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन शामिल होती है, उसके बारे में हम एवेलुएशन करते हैं। इस टेस्ट को ज़्यादातर एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल एवेलुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस टेस्ट की टारगेट पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। ये टेस्ट ज़्यादातर 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर 12 साल से बड़े बच्चे जो कि मोटर इश्यूज़ का शिकार होते हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, हमें एसटीसीटी के बुकलेट और टेस्ट शीट की ज़रूरत है। इसके अंदर पैटर्न्स और शेप्स और लाइंस बने हुए होते हैं, जिनको बच्चे ने कॉपी करना होता है। इसका सैंपल मैंने आगे वीडियो में दिखाया है। इसके साथ साथ हमें कच्ची पेंसिल, जिसको हम लोग लेड पेंसिल भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा हमें स्कोरिंग की और मैनुअल की ज़रूरत है। वैसे तो हम इस टेस्ट के दौरान टाइम को नहीं नोट करते, लेकिन फिर भी हमें एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस टेस्ट के अंदर लिख सकें कि कितना टाइम जो है वो बच्चे ने इस टेस्ट को फिल करने में लगाया था। अब हम स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, जिनको मैं आगे जाकर बहुत तफसील में समझाने वाली हूँ। हमारे पास प्लस स्कोर्स और माइनस स्कोर्स होते हैं। प्लस स्कोर्स उन ड्राइंग्स को दिए जाते हैं जो बच्चा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ड्रॉ करता है, और माइनस स्कोर्स उनको दिए जाते हैं जब बच्चा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाता। ड्राइंग के क्राइटेरियाज को भी आगे वीडियो में तफसीलन बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम टेस्ट को परफॉर्म करवाएंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। टेस्ट को परफॉर्म करवाने से पहले आपने बच्चे को कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस देनी हैं। आपने बच्चे को बताना है कि आपने इन लाइंस को, कर्व्स को और एंगल्स को जैसे देखना है वैसे ही ड्रॉ करना है, बग़ैर किसी मिस्टेक के। और आप इस टेस्ट के दौरान इरेज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ना कोई रूलर, ना कोई कंपास या कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेस्ट के दौरान आपसे कोई लाइन ड्रॉ करते हुए गलती हो गई है, तो आप इरेज़र की बजाय ज़्यादा मोटी लकीर खींचकर अपनी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। इस टेस्ट को हल करते हुए आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए आप इस टेस्ट को तसल्ली के साथ हल करें, लेकिन कोशिश करें कि वक़्त ज़ाया ना करें। इसके बाद आपने बच्चे को कहना है कि नंबर 1 ड्राइंग से स्टार्ट कर दें और ड्राइंग को केयरफुली ड्रॉ करें। इसके अलावा अगर आपका टेस्ट टेकर 5 साल या इससे छोटा है, तो वो क्रायॉन्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग करके बच्चे को सिखा सकते हैं कि उसने किस तरह इन चीज़ों को ड्रॉ करना है। या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप किसी अलग पेपर के ऊपर बच्चे को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि उसने किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करना है। अब आपके सामने एसटीसीटी की शीट्स रख दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास 12 कॉलम्स बने हुए हैं। हर कॉलम के अंदर 12 डिफरेंट पिक्चर्स हैं। हर पिक्चर के नीचे 3 खाली डब्बे दिए गए हैं, जिनको आपने फिल करना है। आपने हर पिक्चर अपनी एज के मुताबिक फिल करनी है।
यानी अगर टेस्ट टेकर की उम्र 5 साल है तो वो 5 कॉलम फिल करेगा, अगर उसकी उम्र 10 साल है तो वो 10 कॉलम फिल करेगा और अगर उसकी उम्र 12 साल है तो वो 12 के 12 कॉलम फिल करेगा। अब मैंने आपके सामने एक सैम्पल टेस्ट फिल किया हुआ शो किया है जिसमें बच्चे की उम्र 8 साल है। आगे चल के इसी टेस्ट की स्कोरिंग और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको सिखाऊंगी। लेकिन ये सब सीखने से पहले हर एक पिक्चर को समझना ज़रूरी है कि इस पिक्चर के अंदर ड्रॉ की गई कौन सी चीज़ क्राइटेरिया के मुताबिक है और कौन सी चीज़ क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसी की बिना पर हमने प्लस और माइनस पॉइंट्स दिए हैं। तस्वीर नंबर 1 के अंदर एक स्क्रिबल बना हुआ है और आपने बच्चे को देखना है कि बच्चे ने क्या कोई स्क्रिबल ड्रॉ किया है। अगर बच्चे ने कुछ भी ड्रॉ किया है तो आप उसको प्लस स्कोर देंगे, लेकिन अगर बच्चे ने खाली स्पेस छोड़ दी है तो आप उसको माइनस स्कोर देंगे। कॉलम नंबर 2 में एक वर्टिकल लाइन दी गई है। अगर बच्चा सीधी लाइन ड्रॉ करता है जो कि स्क्रिबल नहीं है, यानी जो पिछली लाइन थी, पिछले कॉलम था, उसकी तरह की नहीं है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो वो प्लस स्कोर कंसीडर किया जाएगा। चाहे बच्चा जो है वो लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल किसी भी तरह से ड्रॉ कर दे, हमें प्लस पॉइंट देना है। मगर दूसरी तरफ अगर बच्चा कर्वी या वेवी लाइन ड्रॉ करता है तो हम उसको माइनस स्कोर कंसीडर करेंगे। तीसरे कॉलम में एक सर्कल दिया गया है। अगर बच्चा सर्कल ड्रॉ करता है या सर्कल से मिलता जुलता ओवल शेप भी ड्रॉ करता है लेकिन वो जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसको हम प्लस कंसीडर करेंगे। फिगर नंबर 4 के अंदर सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाया गया है। अगर बच्चा दोनों सर्कल्स ड्रॉ करता है और दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं हो रहे और दोनों सर्कल्स जो हैं वो क्लोज हैं, चाहे वो दोनों सर्कल्स की शेप में ना हो, ओवल शेप में हो, फिर भी हम उसको प्लस स्कोर कंसीडर करेंगे। अगर बच्चे ने अंदर कोई एक सर्कल मिस किया है या सर्कल सिर्फ डॉट के बराबर बनाया है या सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हम उसको माइनस कंसीडर करेंगे। फिगर नंबर 5 के अंदर एक स्क्वायर दिया गया है। बच्चे ने तमाम चारों एंगल्स ठीक ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अगर जो है सर्कल फॉर्म में एंगल होगा उसका, या फिर जो है वो किसी और तरह से होगा या क्लोज नहीं होगा, तो उसको हम माइनस कंसीडर करेंगे। प्लस हम सिर्फ उसी सूरत में कंसीडर करेंगे चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो लेकिन चार कोने बने हुए हों। फिगर नंबर 6 के अंदर ट्रायंगल बनाई गई है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाई गई है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए और इसके एंगल्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो फॉर्म हुए हुए हों। इसकी जो साइड्स हैं वो बेशक स्लाइटली जो है वो कर्व्ड हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम प्लस स्कोर कंसीडर करेंगे। फिगर नंबर 7 के अंदर एक डायमंड शक्ल दी गई है और जो 7 है इसको आप माइंड में रखें क्योंकि ये आगे जाके भी इसके रूल्स बार बार रिपीट होने वाले हैं। इसके जो एंगल्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म होने चाहिए, चाहे कर्व जो है इसकी स्लाइटली इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं है। अगर बच्चा पतंग की तरह की फिगर भी बनाता है तो उसको भी हम लोग जो है वो प्लस स्कोर देंगे। मगर अगर बच्चा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाता है या ट्रायंगल फॉर्म में बना रहा है सिर्फ, तो उसको हम माइनस स्कोर करेंगे। फिगर नंबर 8 के अंदर जो सर्कल है वो ठीक तरीके से बना होना चाहिए। स्क्वायर और काइट का जो क्राइटेरिया है वो फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 7 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक देखें कि ये उसने बच्चे ने ठीक ड्रॉ की है कि नहीं की। अब आपने देखना है कि जो डायमंड है उसके दो जो कोने हैं वो प्रॉपरली स्क्वायर को टच हो रहे हैं और सर्कल के अंदर से गुजर रहे हैं, और जो आखिरी नीचे वाला कोना है वो स्क्वायर से बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर बच्चे ने इस तरह से ड्रॉ किया है तो आपने उसको प्लस स्कोर करना है। फिगर नंबर 9 के अंदर
बच्चे ने जो है वो डायमंड के अंदर 3 डायमंड्स बनाने हैं, ठीक है? टोटल 3 डायमंड्स हैं और का जो क्राइटेरिया है वो फिगर नंबर 7 वाले का ही क्राइटेरिया है, ठीक है? इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये आपस में एक-दूसरे को टच नहीं होने चाहिए। अब हम फिगर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर दरमियान में करके एक स्क्वायर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ये स्क्वायर जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म होना चाहिए और इसके अलावा जो हेक्सागोन है उसकी साइड्स को ये टच नहीं होना चाहिए। फिगर नंबर 11 के अंदर हम देखते हैं कि जो डायमंड फिगर है उसका क्राइटेरिया जो है वो फिगर नंबर 7 के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखना है कि जो तमाम लाइनें आपस में एक दूसरे को टच हो रही हैं वो सेम जगह पे टच हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है? और इसके अलावा जो लास्ट में अंदर दरमियान में एक स्मॉल डायमंड बना हुआ है वो मस्ट बना होना चाहिए और उसका एक कोना ऊपर लग रहा होना चाहिए और एक कोना नीचे लग रहा होना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं लास्ट फिगर यानी फिगर नंबर 12 के बारे में। जो इसके अंदर सबसे स्टार्ट में कर्व बनी हुई है, उनके हमने दंदाने नहीं गिनने कि वो कितने हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली जो है वो कर्व फॉर्म में लाइन बनी होनी चाहिए। इसके अलावा 2 डायमेंशंस जो हैं वो शो होनी चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और जो टॉप के ऊपर 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो मस्ट होने चाहिए बच्चे की ड्राइंग में। और जो लाइंस हैं वो नाइसली कनेक्ट होनी चाहिए प्रॉपर पॉइंट के ऊपर। अब हम इसकी सैम्पल स्कोरिंग की तरफ चले जाते हैं। पिक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चे ने कोई इमेज ड्रॉ की हुई है, इसलिए हमने तीनों को प्लस पॉइंट दिया है और नीचे जो ब्लॉक है उसके अंदर 0 लिख दिया है, यानी 0 जो है वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सेकंड पिक्चर के अंदर भी जो है वो बच्चे ने तीनों जो है वो ठीक बनाए हैं, इसलिए मैंने 0 लिखा है कि 3 प्लस पॉइंट है लेकिन 0 नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ही थर्ड में उसने तीनों गलत हैं तो तीनों मैंने 3 नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं। ऐसे फोर्थ में जो है वो 0 नेगेटिव पॉइंट है, फिफ्थ में 1 नेगेटिव पॉइंट है, वो जो सेकंड वाला है, ठीक है? उसमें वो ओपन है उसका स्क्वायर। और जो अगली पिक्चर है उसके अंदर 1 है और उसके बाद डायमंड वाले में भी 1 नेगेटिव पॉइंट है और उससे नेक्स्ट जो 8 वाली है उसके अंदर 2 नेगेटिव पॉइंट है। अब मैंने ये टेस्ट 8 के ऊपर ख़त्म करवा दिया क्योंकि बच्चे की एज जो है वो 8 ईयर्स है। अब अगर आप आखिर में देखें तो मैंने इन तमाम स्कोर्स को जो है वो प्लस कर लिया है, 0 0 3 0 1 1 1 प्लस 2 और ये टोटल 8 जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स बन गए हैं। इस टेस्ट की हम क्वांटिटेटिव स्कोरिंग दो तरह से करते हैं, एक ये फार्मूला के थ्रू है और दूसरा एक टेबल है उसके थ्रू है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, बच्चे की एज थी 8, टोटल आइटम्स कितने थे, हमने 8 कॉलम फिल करवाए और हर कॉलम के अंदर 3 है, तो 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया। और करेक्ट आइटम्स कितने हैं हमने काउंट कर लेने हैं। नेगेटिव पॉइंट्स से जो थे वो 8 थे, तो हमने 24 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 16 करेक्ट आइटम्स बन गए। इसमें बच्चे ने मिस्टेक्स कितनी की थी, बच्चे ने 8 मिस्टेक्स की थी। हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है कि हमने करेक्ट आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो हमारे पास करेक्ट आइटम्स कितने थे, 16 और टोटल आइटम्स हमारे पास 24 थे। इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा 66.66 आंसर आ रहा है, जो कि 67 के इक्वल है। और जो इस टेस्ट के कट ऑफ स्कोर हैं वो 85 हैं। ये जो बच्चे के स्कोर्स आए हैं जो कि 66.66 हैं, ये कट ऑफ स्कोर से काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि इम्पेयरमेंट को शो कर रहे हैं। अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि हमने स्कोरिंग ठीक की है कि नहीं की, हम इसी चीज़ को एक्यूरेसी स्कोर शीट के थ्रू भी जो है वो देख सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर एज का जो है वो लिखा हुआ है और बच्चे की एज जो है वो 8 है, इसलिए मैंने ऊपर सबसे ऊपर जो है वो 8 के ऊपर एक सर्कल किया रेड कलर का। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो नंबर ऑफ़ एरर्स का जो है वो लिखी हुई हेडिंग है और उसमें बच्चे ने कितने एरर्स किए थे, वो भी 8 किए थे, तो मैंने वहाँ पे भी एक सर्कल किया है। अगर हम लोग अब ये जो मैंने हाइलाइट किया हुआ एरिया है उसको देखें तो 8 वाली रो और 8 वाले कॉलम के अंदर जो हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं वो 67 आ रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 66.66 के। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद अब हम कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चे ने जो स्कोर्स ऑब्टेन किए वो 67 थे, जो कि कट ऑफ स्कोर्स यानी 85 से बिलो हैं, जो इस चीज़ को शो करते हैं कि बच्चे की फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन और विजुअल मोटर इंटीग्रेशन बिलो एवरेज है उसकी एज से।
तो जी जनाब, ये थी हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके साथ ही अब हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको इस टेस्ट से मुतल्लिक या किसी और टेस्ट से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।